हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं और इस वीडियो में वो सब क्लियर होने वाला है। और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने प्रयास करूँगा कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं होगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। जो भी भाई एसएससी, यूके ट्रिपल एससी हो गया या यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, आपका किसी भी एग्जाम, ऑल इंडिया में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और यहाँ पर देरी नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करती है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने में मिलता है। देखो, ऊपर वाले तीन भाग होते हैं पृथ्वी के, ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल और ये होता है कोर। तो देखो, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो जब भी हो यहाँ पर ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है और कोर भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर क्रस्ट की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, मेंटल की बात करें तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और आपका कोर की बात करें तो ऊपरी कोर और निचला कोर, यानी बाह्य कोर या आंतरिक कोर, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो आप देख लो, ऑप्शन में भी दे रखा है ऊपरी क्रस्ट और निकला नहीं होगा, निचला क्रस्ट होगा। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट मतलब जो यहाँ पर है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो यहाँ पर असंबद्धता मतलब कि एक क्षेत्र दूसरे से अलग हो रहा है। तो जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता है, माना ये क्रस्ट जो है वो इस मेंटल से यहाँ पर अलग हो रहा है, तो इस क्षेत्र में ऐसे कुछ आपके कुछ अंतर पाया जाएगा जो मेंटल को क्रस्ट से अलग करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, जैसे चट्टानों की जो संरचना है उसमें हमको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चट्टानों की यहाँ पर खनिजों की प्राप्ति के हिसाब से भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और इस चेंजेस को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, असंबद्धताएं बोलते हैं। मेंटल और कोर के बीच में हमको असंबद्धता दिखती है। यहाँ पर कुछ चट्टानों में हमें परिवर्तन दिख सकता है, अवस्थाओं में, चट्टानों की अवस्थाओं में हमें यहाँ पर परिवर्तन देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से इसको बीच में जो बांट रहा है वो लाइन, वो डिसकंटिन्यूटी है, यानी असंबद्धता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये चित्र जो है आपका पृथ्वी के अंतरम का है। आपका यहाँ तक क्रस्ट हो गया, यहाँ तक 2900 तक आपका मेंटल हो गया और आपका 5100 तक आपका कोर हो गया। आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट अगर हम सागरीय क्रस्ट की बात करें तो वो 5 किलोमीटर है, और अगर हम महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करें तो उसकी गहराई 35 किलोमीटर है। इस बात को आप याद रखेंगे। 30 किलोमीटर, सॉरी, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसकी गहराई आपका 30 किलोमीटर है, और जो आपका सागरीय क्रस्ट है उसकी गहराई 5 किलोमीटर है। टोटल कितनी है? 35 किलोमीटर आपकी क्रस्ट की यहाँ पर आप गहराई कह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके क्रस्ट के बाद हमारा शुरू होगा मेंटल, और मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एस्थेनोस्फीयर, यानी इसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं। कमजोर चट्टानों से ये है, यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता रहता है दोस्तों, और ये लगभग 100 किलोमीटर की गहराई, 35 से 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है दुर्बलता मंडल। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका मेंटल आता है, निचला मेंटल आता है, कोर आता है, आउटर कोर, फिर इनर कोर भी आता है। तो हम देखेंगे इसमें देखेंगे कि
जो ये क्रस्ट और इनमें जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, कहाँ पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लो, जो कोर है और इनर कोर है, तो ये लाइन जो है यहाँ पर चट्टानों की आयु में थोड़ा सा अंतर पाया जा सकता है। उनकी चट्टानों में आपका उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, खनिजों की मात्रा और उनमें प्रकृति में यहाँ पर अंतर पाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। अच्छा, तो देखो ट्रिक है, मैन गुरे मोको, मैन गुरे मोको, इसे आप याद रखना, मैन गुरे मोको। तो मैन से आप याद करो दोस्तों लेहमन, मैन से आप इससे याद करेंगे लेहमन, मैन से हो गया लेहमन, गु से हो गया गुटेनबर्ग, रे से हो गया रेपटी, मो से हो गया मोहो, और को से हो गया कोनार्ड। तो यहां पर आपको इतनी ही आपकी असंबद्धता याद करनी है, 5 असंबद्धताएं, लेहमन, गुटेनबर्ग, रेपटी, मोहो और कोनार्ड, और यही असंबद्धताएं आपको बार बार एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहाँ पर देख लो कि जो आपका, इसको नीचे से शुरू करेंगे आप लोग इस तरीके से मैं आपको एक पेज में यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, और उसमें देख लेना आप, ये आपका 3 भाग हो गया, इसके 3 भाग करना और इनको बीच से डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करना, प्रत्येक के 2-2 भाग ऐसे। मतलब ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, बीच वाला मेंटल हो गया, इधर वाला कोर हो गया। तो कोर के यहाँ पर 2 डिवाइड कर देना। तो मैंने क्या कहा, मैन गुरे मोको, तो पहले क्या है, मैन से आया लेहमन। तो आपका जो अपर कोर और इनर कोर को, जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो अलग करने वाला जो असंबद्धता होगी वो होगी लेहमन। आप नीचे से ऊपर को जाना, लेहमन। और अगर ये ऊपर क्या है, मेंटल, यहाँ पर क्या है मेंटल, और ये नीचे क्या है, कोर, तो इन दोनों के बीच में जो ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी असंबद्धता हो जाएगी, तो मैन गुरे, गु से गुटेनबर्ग, तो ये गुटेनबर्ग हो जाएगी। उसके बाद आएगा, देखो मेंटल और कोर के बीच में आपका गुटेनबर्ग हो गया। फिर मेंटल की डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुर्रे, रे से रेपटी, तो यहाँ पर हो गया रेपटी, यहाँ से हो गया रेपटी। और अगर क्रस्ट और मेंटल की बात करें तो यहाँ पर हो गया आपका मैन गुरे मोको, मतलब मोहो, यहाँ पर हो गया मोहो असंबद्धता। और जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को अलग कर रहा है उसको बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। तो आप नीचे से ऊपर को जाना, नीचे से लेहमन जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर को अलग करता है, फिर गुटेनबर्ग जो आपका मेंटल कोर को अलग कर रहा है, यहाँ पर रेपटी जो आपका मेंटल के ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग कर रहा है, यहाँ पर मोहो जो आपका क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है, और कोनार्ड जो है आपका जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को यहाँ पर अलग कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अन्य चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर सभी सही जवाब देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मैं यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो मैन गुरे, मैन से आपका हो गया लेहमन, मैन से आपको क्या हो गया, लेहमन। ये तो कोर में है, मतलब ऊपरी कोर और निचला कोर। और उसके बाद गुटेनबर्ग जो आपका कहाँ पर आता है, निचला आपका जो मेंटल है, आपका जो कोर है और मेंटल के बीच है, मेंटल के बीच और कोर के बीच क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो आप लोग दोस्तों कॉपी पेन मतलब रख के बैठिएगा और इनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो कहाँ पर है आपकी,
तो वो है आंतरिक मतलब कोर और मेंटल के बीच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट ये नहीं होगा। बाह्य अंतरम और मेंटल, आंतरिक अंतरम और बाह्य अंतरम ये भी नहीं होगा। निचला क्रस्ट और मेंटल क्रस्ट तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं। तो ये वाला सही हो जाएगा बाह्य अंतरम। अंतरम मतलब कोर, अंतरम मतलब कोर। तो कोर और मेंटल के बीच आपका ये पाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति यानी ऊर्जा प्राप्त करता है? तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं फिर से, ये तो असंबद्धता के बारे में था, और असंबद्धता के बारे में आप मेन गुरे मो को उसी आपको फॉर्मूले को याद करना है और उससे आपका क्वेश्चन पूरा बनने वाला है वो, तो उसको जरा ध्यान से देख लेना दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो कह रहा है यहाँ पर जो 100 किलोमीटर पर दुर्बलता मंडल है, 100 किलोमीटर पर क्या है? दुर्बलता मंडल है। 100 किलोमीटर यहाँ तक आपका है और यहाँ तक दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता रहता है। क्या होता है? मैग्मा का निर्माण यहाँ पर होता रहता है। इस लाइन पर यहाँ पर 100 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया जो है, यहाँ पर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, जो यहाँ के तापमान को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जो आपके जो चट्टानें हैं वो द्रवित अवस्था में पाई जाती है, गलित अवस्था में पाई जाती है, और मैग्मा का यहाँ पर निर्माण होता रहता है। तो ये जो कौन सा वाला एरिया है जहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है, तो ये दुर्बलता मंडल है। 100 किलोमीटर पर ये क्षेत्र आता है। ऊपरी मेंटल में ये जो मेंटल है, इसका जो ऊपरी मेंटल है उसमें ये आता है और इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। मैग्मा का निर्माण यहाँ पर होता है। 1100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रहता है। अब बात करेंगे, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका पृथ्वी की भूपर्पट्टी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण जो है किस माध्यम से शक्ति ऊर्जा प्राप्त करती है। तो अभी मैंने बताया कि वहाँ पे जो द्रवित मैग्मा होता है वो किस कारण से वहाँ पर होता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण वहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हम बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो अब ये निफे क्या है, तो इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरा डायग्राम है और यहाँ पर दुर्बलता मंडल यहाँ पर दिख रहा होगा, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और ये क्रस्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर ये जो आपका बता रहे हैं ना, ये आपको जो बता रहे हैं कि जो आपका निफे है वो क्या है, तो निफे क्या है? धात्विक परतें हैं। एक धात्विक परत है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। तो ये धात्विक परत अलग अलग, जैसे आपकी मेंटल वाली धात्विक परत अलग है, कोर वाली धात्विक परत अलग है, क्रस्ट वाली धात्विक परत अलग है। क्रस्ट की जो धात्विक परत है ना, उसे हम बोलते हैं सियाल। आप इसे याद करना, क्रस्ट की धात्विक परत को हम सियाल कहते हैं। मेंटल की धात्विक परत को हम सीमा कहते हैं। कोर की धात्विक परत को हम निफे कहते हैं। और इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये सियाल है, जो क्रस्ट की धात्विक परत है, वो सियाल किससे बनी है? तो सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी है। SiAl सियाल, देखो SiAl सियाल, और Si से आपका सिलिकॉन हो गया, Al से आपका एल्युमिनियम हो गया। सीमा हम इंग्लिश में कैसे लेंगे? SIM। अब यहाँ पर सोचना, यहाँ सीमा है, यहाँ पर सीमा A नहीं होगा, यहाँ पर G करते हैं। तो सीमा SiMg। तो यहाँ पर Si का मतलब सिलिकॉन, Mg का मतलब यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम। उसके बाद निफे को हम कैसे लिखेंगे? NiFe, निफे। तो Ni से निकिल हो गया, Fe से फेरस हो गया, यानी लोहा हो गया। तो यहाँ पर इन्हीं की संरचना यहाँ पर पूछी जाती है। तो क्रस्ट की धात्विक परत आपको याद करनी है, सियाल है। आपके मेंटल की धात्विक परत आपकी सीमा है, और कोर की धात्विक परत आपके निफे है।
सियाल किससे किससे बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। सीमा किससे बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। निफे किससे बना है? निकल और फेरस से मिलके बना हुआ है। तो मतलब ये जो हल्की धातुएं हैं आपके सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये हल्की धातुएं आपकी क्रस्ट में पाई जाती है। आपके जो बीच सीमा में कौन सी पाई जाती है? आपकी सीमा में आपका सिलिकॉन मैग्नीशियम पाई जाती है। और निफे जो है ये भारी धातुएं होती है, निकल और फेरस, जो कि कोर में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं निफे वाली परत जो है किन, यहाँ पर कौन कौन से तत्व होते हैं। तो निफे मैंने आपको बोला NiFe, निफे निकल और फेरस यानी निकल और लोहा से ये मिलकर बना हुआ है। तो कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पृथ्वी की किस अवस्था किस भाग में ये जो है ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं, जहां पे मैग्मा का निर्माण होता रहता है। और उस स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ पर या तो एस्थोनोस्फीयर कहते हैं या फिर उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मैंने आपको बताया है ना, दुर्बलता मंडल, उसे हम कहेंगे दुर्बलता मंडल। और ये कहाँ तक होता है? 35 से 100 किलोमीटर के गहराई पर यह दुर्बलता मंडल पाया जाता है। और यहाँ पर चट्टानें द्रवित और गलित मैग्मा अवस्था में क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता होती है, जो निरंतर यहाँ के तापमान को बढ़ाते हैं। कितना यहाँ पर तापमान होता है? तो यहाँ पर 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 1100 से आप 1200 भी कह सकते हैं, 1100 से 1200 के बीच यहाँ पर तापमान रहता है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की जो बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं? तो चर्म कहते हैं, परपट्टी, घेरा या बाहा परिधीय स्तर। तो क्या बोलेंगे उसको? जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है देखो, उसे परपट्टी बोलते हैं, परपट्टी। बीच वाले को मेंटल बोलते हैं और नीचे वाले को कोर बोलते हैं। तो ये तो तीनों हैं, आप इसमें से क्या है परपट्टी सही कर लेना, क्योंकि ऊपरी आपका क्या हो गया? बाहरी, यानी ऊपरी आपका हो गया परपट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें देख रहे हैं कि इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। तो दोस्तों इस बात को भी आप ध्यान रखना कि जो मेंटल है, बीच वाली परत, वो कहां से कहां तक है? वो 2900 किलोमीटर से आपका नहीं 2900 नहीं, यहाँ पर वो कहां से हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक हमारी क्या पाई जाती है? मेंटल पाई जाती है। और मेंटल जो है ये परत ही क्या है? सबसे ज्यादा भाग कवर करती है पृथ्वी के आंतरिक भाग का। तो सबसे ज्यादा भाग कौन कवर करती है पृथ्वी के आंतरिक भाग का? तो मेंटल करती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। पृथ्वी की परत किससे बनी है? सियाल से बनी है। बिल्कुल, जो पृथ्वी की परत है यानी क्रस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। जो क्रस्ट है हमारा सबसे ऊपर, वो सियाल से बनी है, ये बात बिल्कुल सही है। सागर तल सीमा से बना है। जो सागर तल है वो सीमा से बना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ये गलत है। सीमा सियाल के ऊपर कैसे तैर रहा है जबकि सियाल ऊपर है और सीमा नीचे? आपको मालूम है पृथ्वी की क्रस्ट में आपका सियाल होता है और मेंटल का ऊपरी भाग सीमा कहलाता है। तो सीमा सियाल के ऊपर कैसे तैरेगा? सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा होगा, ऐसा होगा। तो ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है, तो यही हमारा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सीमा सियाल के ऊपर नहीं बल्कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही है कितने मीटर की गहराई पर? तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि जैसे जैसे हम 32 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं पृथ्वी के अंतरम में, अगर पृथ्वी से यहाँ पर नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा एक किलोमीटर जाएंगे,
1 किलोमीटर बराबर यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो हम है हमारा ये बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी की 32 किलोमीटर की 32 मीटर्स, यहाँ पर दोस्तों ये 32 मीटर होना चाहिए, मीटर। तो क्या होगा इसका 32 मीटर। तो जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई पर यहाँ पर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, लेकिन ये दर हमेशा समान नहीं रहती है। अब यहाँ से 32 किलोमीटर पे तो बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे यहाँ पर थोड़ा चेंजेस भी मिलता है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी तापमान बढ़ जाता है। 32 के अलावा थोड़ा फास्ट यहाँ पर तापमान, तो दर में अंतर पाया जाता है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर अंतरम में, आंतरिक भाग में चलते हुए बढ़ जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती है। तो ये लहरें की बात करें, प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें, धरातलीय लहरें और प्राथमिक व द्वितीय लहरें। तो ये लहरें क्या है, ये भूकंपीय तरंगों की यहाँ पर बात की जा रही है। भूकंपीय तरंगे। तो यहाँ पर प्राथमिक तरंगों को यहाँ पर P से दिखाया जाता है, S तरंगों को, आपका द्वितीयक तरंगों को S तरंगों से दिखाया जाता है, आपका धरातलीय तरंगों को L तरंगों से दिखाया जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें जो है वो प्रवाहित हो सकती है। तो पृथ्वी के कोर वाले भाग में कौन सी जो तरंगे हैं वो यहाँ पर जा सकती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो पी तरंग किस तरीके से जा रही है, यहाँ पर ये पी तरंग के लिए है। पी तरंग किस तरीके से यहाँ पर गमन करती है। तो पी तरंग अगर भूकंप का उद्गम केंद्र अगर यहाँ पर है, अगर भूकंप का जो आपका उद्गम केंद्र है वो यहाँ पर है, जिसको भूकंप मूल कहते हैं या भूकंप फोकस भी कहते हैं, भूकंप मूल या भूकंप फोकस, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है और यहाँ से भूकंपीय तरंगें विभिन्न दिशाओं में जा रही है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये पी तरंग गमन करेगी वहाँ वहाँ जो है, यहाँ पर देखो ठोस में भी यहाँ पर जो क्रोड है, बीच वाला जो ये पार्ट है ये क्रोड है। क्रोड भी यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये क्रोड है, क्रोड में भी यहाँ पर जा रही है और इस भाग में भी आपका देखने को मिल रही है। तो पी तरंगे जो है लगभग एक ऐसी तरंग है जो कि सभी माध्यमों में जा सकती है। अगर यहाँ पर कोई तरल अवस्था वाला पार्ट है, देखो आपका जो अपर कोर है वो किस अवस्था में है, वो लगभग अर्ध तरल अवस्था में है। ये बाहरी कोर जो आपको दिख रहा है ये अर्ध तरल अवस्था में है और यहाँ से यहाँ भी ये भूकंपीय तरंगे प्रवेश कर जाती है। कौन सी वाली, पी वाली। जबकि आप एस को देख लो, यहाँ पर ये ऐसे प्रवेश नहीं करती है क्रोड में, क्योंकि जो ये क्रोड का जो ऊपरी क्रोड है, मैंने आपको कहा ना, जो बाह्य क्रोड है वो अर्ध तरल अवस्था में है और इसलिए यहाँ पर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी तरंग प्रत्येक माध्यम में जा सकती है, ये प्रत्येक माध्यम में जा सकती है, जबकि ये केवल ठोस माध्यम में जा सकती है। इस चीज को आप याद रखना। पी तरंग जो आपका ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है पी वाली, जबकि एस तरंग केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। ये गैस और अगर द्रव माध्यम अगर शुरू हो जाता है तो ये तरंगें लुप्त हो जाती है। और यहाँ 103 डिग्री से 103 डिग्री होगा, यहाँ भी 103 से 103 के बीच एस तरंग छाया क्षेत्र बनता है और 103 से लेकर 142 डिग्री तक क्या बनता है आपका, पी तरंग छाया क्षेत्र बनता है। तो एस तरंग छाया क्षेत्र क्या होता है, जहां पर भूकंपीय तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है उसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती है। तो कोर में कौन जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि कोर में कौन सी तरंगे जा सकती है। तो ये वाली यहाँ पर गई है ना, कोर में यहाँ पर गई है, कौन सी, ये पी वाली यहाँ पर कोर में गई है कि नहीं गई है, और यहाँ पर एस वाली नहीं गई है। तो देख लो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे जो है वो सभी माध्यम में जा सकती है। अभी इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अन्य तरीकों से भी पूछा जा सकता है, तो आपको बेस समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलवायु का वर्गीकरण किया है टिवार्थ ने, पृथ्वी की परतों के बारे में वेवेल ने बताया है, अपर्दन चक्र पेंक ने दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास ने दिया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? तो जो पृथ्वी की परतें हैं वो आपका वेवेल नहीं बल्कि स्वेस महोदय होना चाहिए। स्वेस महोदय ने आपका पृथ्वी की परतों के बारे में बताया है, परपट्टी, क्रस्ट और मेंटल के बारे में स्वेस महोदय ने बताया है। जबकि जो वेवेल है इसने क्या बताया है? इसने दिया है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत आप लिख लेना, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो वेवेल ने दिया है। और प्रगामी तरंग सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? तो ये ज्वार भाटा से संबंधित है। तो यहाँ पर ये युग्म आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति का यहाँ पर लाप्लास ने दिया है एक सिद्धांत, जिसको हम निहारिका सिद्धांत बोलते हैं, निहारिका परिकल्पना। आपको आएगा कि निहारिका परिकल्पना के जनक कौन है? तो लाप्लास है, एक गणितज्ञ थे फ्रांस के, और इन्होंने ही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना दी थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पर हमारा अगला प्रश्न है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? मौसम और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर होते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्षा के समतल की ओर झुका होना। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। मौसम और उसकी परिवर्तन, उसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पृथ्वी के परिक्रमण से भी नहीं आता है। थोड़ी बहुत मौसम में आपका ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन उतना नहीं। आपका देख लो, आपका यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन जो है इससे दिन रात होता है। मौसम की कोई बात नहीं होती है, दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी के अक्ष का इसकी कक्षा के समतल की ओर झुका होना, ये है दोस्तों 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो सुएज यानी स्वेस महोदय, इनके अनुसार जो है ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? सियाल, सीमा या फिर निफे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको सियाल बोलते हैं। ऊपरी परत को सियाल, बीच वाले को सीमा बोलते हैं और लास्ट वाले को आपका निफे बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति का ही एक सिद्धांत है, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना। ये दी है ऑटो स्मिथ ने, इसे आप याद रखेंगे। अंतरातारक धूल परिक्रमा किसने दी है? ऑटो स्मिथ ने। आपका रसेल ने द्वितारक, अगर द्वितारक पूछा जाएगा, द्वितारक पृथ्वी की उत्पत्ति का द्वितारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है रसेल ने। और अंतरतारकीय धूल परिकल्पना किसने दी है? ऑटो स्मिथ ने। अभी मैंने बताया आपको निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? लाप्लास ने। हैरोल्ड जेफरीज ने क्या दिया है? तो हैरोल्ड जेफरीज ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? इसने ज्वारीय परिकल्पना दी है। जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज ने ज्वारीय, जेम्स जीन्स और जेफरीज ने जो है वो ज्वारीय सिद्धांत दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रहाणु परिकल्पना में किया गया है, या ज्वारीय परिकल्पना में, या सुपरनोवा परिकल्पना में, या अंतरतारकीय धूली परिकल्पना में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्वारीय परिकल्पना। यहां पर जो है फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये ज्वारीय परिकल्पना है, जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दिया है। तो इस परिकल्पना में उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि एक सूर्य था और सूर्य के जो एक और तारा था अंतरिक्ष में, एक विशाल तारा, और उसने इनका नाम विशालकाय तारा ही बोला है, इसको विशालकाय तारा। और उन्होंने कहा कि सूर्य छोटा था, जबकि ये तारा सूर्य से कई गुना बड़ा था। तो ये तारा जो था वो लगातार सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो जैसे ये सूर्य की ओर बढ़ा तो इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण
इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो ये सिगारनुमा आकृति है वो सूर्य से बाहर निकली। तो ये जो सिगारनुमा आकृति है इसी को दोस्तों उसने फिलामेंट बोला था, इसी को। बाद में ये सिगारनुमा आकृति सूर्य से ये इस तरीके से अलग हो जाती है और ये एक क्या होता है, फिलामेंट कहलाता है। और इनका ये जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने ये जो विशालकाय तारा है इसके बाद में लास्ट में इसका क्या होता है, ये सूर्य के इस दिशा में यहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसका ये जाता कहाँ है इसके बारे में इस सिद्धांत में बताया नहीं गया है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नवतारा सिद्धांत किसने दिया है? तो नवतारा सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर किसने दिया है? ये दिया है हॉयल व लिटिलटन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का एक प्रमुख तत्व है? पृथ्वी का एक प्रमुख तत्व की बात यहाँ पर की जा रही है, कौन है? तो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46%। यहाँ पर लोहा 5% पाया जाता है, सिलिकॉन आपका 27% पाया जाता है, और आपका ये आपको याद करना है 46% आपका ऑक्सीजन है, 27% के आसपास आपका सिलिकॉन है, 5% के आपका लोहा है। मैग्नीशियम भी आपका 10 से या 12% के आसपास है, तो इसको आप देख लेना। और ऑक्सीजन कितना है? 46%। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। और वायुमंडल की बात होगी तो वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, 78%। पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, 46%। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्रस्ट और मेंटल के बीच असंबद्धता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो है वो कौन सा असंबद्धता या कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो क्रस्ट और मेंटल, तो ये आपका कहां पर है? तो मैन गुरे मोको, ये सूत्र आप याद रखना, मैन गुरे मोको। तो मैन गुरे मोको यानी आपका इस हिसाब से आप लगा लेना कि यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। मोहो जो है वो असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। कॉर्नाट कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच। लेहमन कहाँ पर पाई जाती है? लेहमन सबसे नीचे, मैंने आपको बोला था, आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच। गुटेनबर्ग कहाँ पर पाई जाती है? तो मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किन तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक तथा आवृत्ति कम होती है? अब तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति किन तरंगों की ज्यादा हो? तो दोस्तों यहाँ पर जो पी तरंग है इसकी ये किस तरीके से चलती है? तो ये इस तरीके से यहाँ पर पी तरंग चलती है। तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो आपका इसकी बिल्कुल तरंगदैर्घ्य कम है और इसकी आवृत्ति ज्यादा है। तरंगदैर्घ्य मतलब एक तरंग अगर ये है तो ये आपका इस तरंग यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, इस तरंग की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो इसमें देखो ये दूरियां बहुत कम हैं और ये तरंगें रिपीट बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इसकी आवृत्ति ज़्यादा है और तरंगदैर्घ्य इसकी कम है। तो ये कौन से तरंग को शो करती है? ऐसी तरंग पी तरंग होती है। एस तरंग क्या होती है? ऐसे चलती है। इसमें जो है वो इतने ही भाग में यहाँ पर जो है उसकी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर क्या है? अधिक है, और यहाँ पर आवृत्ति क्या है? कम है ना। इतने ही स्पेस में कितनी तरंगे आ रही है? 1 2 3 4 5 तरंगे शो कर रही है इतने ही स्पेस में। जबकि इतने ही स्पेस में पी में कितने तरंगे शो कर रही है? 5 से भी ज्यादा होंगी, लगभग 10-15 तरंगे यहाँ पर शो कर रही है पी में, और यहाँ पर कम कर रही है। मतलब ये होगा कि इसका जो एस तरंग है इसका आपका क्या है? इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। एस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और आवृत्ति कम है, और पी तरंग की आवृत्ति ज्यादा है और तरंगदैर्घ्य कम है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो किन तरंगों की यहाँ पर तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति मतलब वो तरंग कितनी बार रिपीट कर रही है। तो रिपीट ज्यादा बार कौन कर रही है? पी, और कम बार रिपीट कौन कर रही है? एस। तो आवृत्ति कम किसकी होगी? एस की होगी। ठीक है दोस्तों, तो एस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और आवृत्ति यहाँ पर कम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे विनाशकारी लहरें हैं।
प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें, धरातलीय लहरें या ये सभी। तो सबसे जो विनाशकारी होती है ना वो धरातलीय तरंगें यहाँ पर होती है एल। इनको लव वेव भी कहा जाता है, लव वेव, ध्यान रखना दोस्तों, लव वेव भी इनको कहा जाता है। और ये तरंगें जो है क्रस्ट पर ही उत्पन्न होती है और मेंटल और आपका पी और एस से ही उत्पन्न होती है क्रस्ट पर। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगें होती है, क्रस्ट के ही समानांतर ये बहती चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पी तरंग के संबंध में सही है, यह क्रस्ट मेंटल कोर में सीधी रेखा में गमन करती है, यह कोर में प्रवेश नहीं करती है, माध्यम बदलने पर दिशा बदलती है, केवल क्रस्ट पर चलती है। पी तरंगों के बारे में क्या सही है? यह पी तरंगे यह क्रस्ट मेंटल कोर में सीधी रेखा में। तो हमने जब पी तरंग का छाया क्षेत्र पढ़ा था दोस्तों, तो कैसे बनेगा पी तरंग छाया क्षेत्र? अगर ये कोर है और यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है तो पी तरंग यहाँ भी जा रही थी, यहाँ भी जा रही थी, आपने देखा होगा, यहाँ भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी और यहाँ भी जा रही थी, लेकिन यहाँ से ऐसे मुड़ जा रही थी, यहाँ भी जा रही थी लेकिन यहाँ से ऐसे मुड़ जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि पी तरंग जो है ना वो ठोस में भी जा रही है, क्योंकि आपका आंतरिक कोर ठोस है और बाह्य कोर थोड़ा सा तरल है। आपको पता है कि मेंटल का ऊपरी भाग भी द्रवित अवस्था में जो मैग्मा है वहां भी प्रवेश कर रहा है पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी, यह क्रस्ट मेंटल कोर में सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, इसकी दिशाएं, ये रेखाएं जो है वो मुड़ जाती है। तो ये हमारा आपका सही नहीं है, यह कोर में प्रवेश नहीं करती। तो पी आपने देखा होगा कि कोर में भी जाती है, तो ये बात भी यहाँ पर आपका गलत कहा गया है। माध्यम बदलने पर दिशा बदलती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे अगर जाएगा तो सब माध्यम में, ठोस, तरल और गैस, लेकिन अगर माध्यम बदल जाएगा, अगर ये तरल से ठोस में जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा दिशा चेंज हो जाएगी, इसकी तरंगों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो दिशा बदलने पर यहाँ पर माध्यम बदल जाता है। तो ये भी आपका केवल क्रस्ट पर चलती है, ये तो एल चलती है केवल क्रस्ट पर, धरातलीय तरंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस रेखा को कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और यह समय का निर्धारण करती है। इसके बारे में मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर है फिजी द्वीप, इसका सही उत्तर है। और मैं आपको दिखा देता हूं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये आपको जो दिख रहा होगा यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से जो है यहाँ तक जो चल रही है जो लाइन, और ये सीधी लाइन नहीं होती है, जगह जगह से इसको मोड़ा गया है, क्योंकि समय बदलाव के हिसाब से इसको अलग अलग जगह से इसको मोड़ा गया है। तो फिजी द्वीप पर ये आपका चलती है, तो ये आप फिजी द्वीप से भी होकर के ये चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही है, ये बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर से भी चलती है और फिजी द्वीप के आसपास भी चलता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।